हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट सेक्शन, जो कि है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो तो उसमें पहला पार्ट है आपका कंपनी रूल का। ठीक है जी, जो 1773 से लेके 1858 के बीच में रहा। और उसके बाद आता है आपका क्राउन रूल, जो 1885 से लेके 1947 के दौरान रहा। ठीक, अब जो कंपनी रूल है, इसमें क्या था कि जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यही अपने रूल्स बनाती थी, रेगुलेशंस करती थी। ठीक है, इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस लाए, चार्टर्ड लाए। ठीक है, और उसके बाद फिर एक रिवोल्ट हुआ 1857 का। तो उस 1857 के रिवोल्ट के बाद जो वहाँ का क्राउन था, जो वहाँ की क्वीन थी एलिजाबेथ, उसने जो है भारत की सत्ता और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हाथों में ले लिया। और अपने हाथों में लेने के बाद से लेके हमारी आज़ादी तक के जो 90 समय का अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग है, इस ड्यूरेशन में ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स आए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है आपके 1909 का और 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मैक्सिमम पार्ट इसी एक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं वन बाय वन उन सभी एक्ट्स के बारे में कि इसमें क्या क्या है। चलिए, तो हमारा सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, क्राउन था, उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना चालू किया। भाई यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली इंडिया में आई थी व्यापार करने, तो उसको अधिकार था कि वो कंपनी व्यापार करे। बट यहाँ हो क्या रहा था, करप्शन बढ़ रहा था, और जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो अपना खुद का पर्सनल ट्रेड करना चालू कर दिया इन लोगों ने। उससे क्या हुआ, कंपनी को लॉस होने लग गया। तो इसलिए उनको रेगुलेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सही से चले, इसकी वजह से ये एक्ट लाया गया। इसका और क्या था, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी को संभालना, और इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में डेवलप करना। मीन्स जहाँ पर कंपनी का ऑफिस है, जो उस टाइम पर मेन ऑफिस था कलकत्ता में, तो वो क्या है, वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करे। ठीक है, कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, कहाँ किस चीज़ का व्यापार हो रहा है, कोई करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। बेसिकली ये एक्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, अब इस एक्ट में के कुछ फीचर्स हैं, जैसे उस टाइम पर जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक, पद, एक पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, उसको चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और जो और प्रेसिडेंसीज थी, जैसे जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन आ गए। मीन्स ये आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टॉप पे हो गया, उसके नीचे ये दोनों सब ऑर्डिनेट की तरह काम करेंगे। ठीक है, और इसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी इस्टेब्लिश की गई, जिसके 4 मेंबर थे, और ये चारों मेंबर का जो टाइम पीरियड था ये असाइन किया गया 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, और ऑफिसर्स को क्या किया गया, इसमें प्रोहिबिट कर दिया गया कि वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन लगाया गया कि प्राइवेट ट्रेड ना करें। ठीक, और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपके क्वेश्चंस फॉर्म में आते हैं, कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वो है आपका वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, एंड इसी एक्ट के बाद 1774 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया इन कलकत्ता में। ठीक है, एक जगह है वहाँ पे विलियम फोर्ट करके, उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं
इस एक्ट के। ठीक है, देखिए इसमें जो सेकंड एक्ट है सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है आपका ये वाला, ये कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बट इस एक्ट में क्या कहा गया, इस एक्ट में कहा गया कि जब कोई कोई कानून भारत में बनाया जाएगा तो उस टाइम पर इंडियन कल्चर को और उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाएगी। और इसका एक और पॉइंट था सेटलमेंट एक्ट का कि कोई भी इंडियन ब्रिटिशर्स के खिलाफ केस दायर नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स कोई केस नहीं हो सकता, मतलब आप ये कह लो कि नो केस, कोई केस नहीं होगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, और जब लॉज या एक्ट्स बनाए जाएंगे तो उस टाइम पर इंडियन कल्चर और यहाँ के रिलीजन्स, क्योंकि उन्होंने क्या पाया यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हर एरिया में डिफरेंट फॉर्म्स रिलीजन्स और कल्चर मिले, तो उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी जब कोई नया कानून बनाया जाएगा। चलिए फिर हम अगले एक्ट की बात करते हैं जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है। चलिए देखते हैं हम अगला एक्ट जो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसमें क्या किया गया, बेसिकली डिस्टिंग्विश किया गया किसको, कंपनीज के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। जैसे कमर्शियल अफेयर्स या कमर्शियल फंक्शंस जो हैं वो मैनेज कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, वो मैनेज करेगा। और पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं वो मैनेज करेंगे, एक नई बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो इन आपके पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको मैनेज करेंगे, कमर्शियल अफेयर्स को। ठीक है, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सुपरवाइज करेगा अदर ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड रेवेन्यूज को। ठीक है, मीन्स जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके पास क्या है, पावर ज़्यादा है। ठीक, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पूरा कंट्रोल पा चुकी है किस पर, कंपनी के अफेयर्स पे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एक्ट लाया ही गया था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इंडिया में गई ट्रेड करने के लिए, वो अपनी मोनोपोली या अपना गड़बड़ झाला ना कर पाए। ठीक है, वो अपना जो गवर्नमेंट को जो लॉस हो रहा था कंपनी की वजह से वो ना हो, क्योंकि कंपनी को तो क्या है इंडिया में लॉस हो रहा है, जो पब्लिक जो आपके ऑफिसर्स थे वो अपना पर्सनल ट्रेड किए जा रहे हैं तो वो तो अपनी जेबें भरे जा रहे हैं, बट क्या अल्टीमेटली कंपनी को लॉस हो रहा है। कंपनी को लॉस हो रहा है तो मतलब जो ब्रिटिश क्राउन है उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये एक्ट भी लाया गया, जिसमें मेन डिफरेंस है क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को। कमर्शियल के लिए आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसके पास ज़्यादा पावर है, वो साथ में सुपरवाइज करेगा सरकार को और रेवेन्यू के बारे में देखेगा। ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या है, कंप्लीट कंट्रोल मिल गया किस पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, चलिए फिर अगली स्लाइड में हम देखते हैं अगला एक्ट। चलिए फिर देखते हैं हम अगला चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, एक सीक्वेंसिंग है इन चार्टर्ड एक्ट्स में। ये जो आपके आखिरी के 4 चार्टर्ड एक्ट हैं ये हर 20 साल पे आते हैं। ठीक है, जैसे 1793 में आया, फिर 20 साल बाद 1813 में आया, फिर 20 साल बाद 1833 में आया, फिर 20 साल बाद 1853 में आया। ठीक है, तो इसमें जो आपका चार्टर्ड एक्ट 1793 है, ये क्या कहता है कि ये सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ काउंसिल, जो पिछले वाले एक्ट्स में कौन सा एक्ट था आपका, पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें आपका बोर्ड ऑफ काउंसिल्स बनाए गए थे, उसकी जो सैलरी है वो कहाँ से मिलेगी, फंड ऑफ इंडिया से, फंड ऑफ इंडिया से मिले दी जाएगी। मतलब जो टैक्स इंडिया से कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, थ्रू ट्रेड और थ्रू एग्रीकल्चर और थ्रू वेरियस पार्ट से, उस हिस्से से इनको सैलरी दी जाएगी। ठीक है,
और टू बिकम गवर्नर जनरल और मेंबर ऑफ गवर्नर लेजिस्लेशन। ठीक है, कहता है ये वाला एक्ट कि अगर जो आपको गवर्नर जनरल बनना है या गवर्नर की जो लेजिस्लेशन है, जो उसकी सभा है, उसका मेंबर बनना है, तो उस व्यक्ति को भारत में मिनिमम 12 इयर्स रहना होगा। वो भारत में 12 साल कम से कम रहे, तब जाकर उसको गवर्नर जनरल का पद या गवर्नर का जो काउंसिल है, लेजिस्लेशन है, उसके अंदर मेंबर बनने का मौका मिल सकता है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्टर्ड एक्ट 1818 की। देखिए, ये जो एक्ट था आपका 1813, ठीक है, 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है, सेकंड चार्टर्ड एक्ट, इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपली थी, उसको समाप्त कर दिया गया। बट उसको किस चीज़ का अधिकार रहा, उसको व्यापार करने का अधिकार रहा, और ट्रेड इन चाइना विद चाइना का मतलब, देखिए उसको किसका व्यापार करने का अधिकार रहा, चाय के साथ। ये सिर्फ चाय का व्यापार कर सकती है और चाइना के साथ व्यापार कर सकती है। ठीक है, टी एंड इसको जो है अधिकार रहा इसका। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए इस एक्ट में कहा गया कि भाई क्रिश्चियनिटी जो है वो आप भारत में फैला सकते हैं। ठीक, तो इस जो आपका चार्टर्ड एक्ट है 1813, इसका क्या रहा है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के, और साथ ही उसको ये अधिकार दिया गया, या कह लीजिए कि उसको ये छूट दी गई कि वो चाय का ट्रेड कर सके और ट्रेड चाइना के साथ अपना कंटिन्यू कर सकती है और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट चार्टर्ड एक्ट 1833। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, फिर हमारा जो एक्ट है नेक्स्ट 1833 का जो एक्ट है, चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, जो देखिए हमारे एक प्रीवियस एक्ट में क्या था, गवर्नर जो था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक, अब इस एक्ट में क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक, और जो हमारी दूसरी सबऑर्डिनेट्स थी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, उसमें ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब सिर्फ एक ही बंदा है जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर को पूरा कंप्लीट राइट दिया गया, कंट्रोल दिया गया किस पे, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स पे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालेगा वो, और कोई सेना का कार्यक्रम है उसको भी वही देखेगा। ठीक है, इसमें लॉ मेंबर्स को ऐड किया गया। लॉ मेंबर्स जो थे वहाँ पे, उनको 4 मेंबर्स को ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी एक काउंसिल बनी, उसमें उन 4 मेंबर्स को ऐड किया गया। ठीक, और इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई। अब इस चार्टर्ड एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये है आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, और दूसरा है इसका जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और इस एक्ट में कोशिश की गई कि ओपन कंपटीशन की शुरुआत की जाए, जैसे आपका सिविल सर्विसेज। बट इनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि बाकी जो इनके टीम मेंबर्स थे ब्रिटिशर्स के, और जो क्राउन था, ठीक है, क्राउन था और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए ये आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया सिविल सर्विस। फिर आगे के किसी एक्ट में हम देखेंगे कहाँ पर ये चालू हुआ। चलिए, फिर हम बात करते हैं बिफोर क्राउन रूल, लास्ट चार्टर्ड एक्ट जो था हमारा 1853 का। ठीक है, इसमें क्या है, बंगाल के लिए एक नया सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, जो कंपनी का रूल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, जो इंडियन टेरिटरीज, डिफरेंट अलग अलग इंडियन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने के इरादे से। बट इसमें कोई स्पेसिफिक टेन्योर नहीं था,
जो आपका गवर्नर है कि ये कब तक रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें। और इसमें क्या है, जो सेपरेट कर दिया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल की काउंसिल को। देखिए पिछले एक्ट्स में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, उसकी एक काउंसिल बनाई गई जिसके 4 मेंबर्स थे, ठीक। तो उस काउंसिल में लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए और एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए, ठीक है, सेपरेशन ला दिया गया, ठीक। और इसी चार्टर्ड एक्ट में ओपन कॉम्पिटिशन का फिर से दोबारा लाया गया, इसके द्वारा लॉर्ड मकॉले के द्वारा 1854 में, ठीक है, लॉर्ड मकॉले ने सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है ओपन कंपटीशन, उसको वापस इंट्रोड्यूस किया, ठीक। और जो नंबर ऑफ कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। पहले 24 थे, उसके बाद उसे 18 कर दिया गया, 18 कर दिया गया, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जो आपकी लेजिस्लेशन था उसको सेपरेट कर दिया गया। इसमें क्या हुआ कि आपकी एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, ठीक है, जिसमें 6 मेंबर थे। उन 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो हैं वो आपके प्रोविंसेस से आएंगे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ठीक है। इन प्रोविंसेस से 4 लोग आएंगे और 2 लोगों को अपॉइंट करेगी। 2 लोग कौन से होंगे, वो ब्रिटिश मेंबर्स होंगे, ठीक है। और ये जो काउंसिल है ये किसकी तरह करेगी, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये एज अ मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी इन मेकिंग लॉज, ठीक है। सो ये हमारे सारे एक्ट्स रहे, तो इन सभी का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग, ताकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद रह जाए। देखिए सबसे पहला एक्ट क्या था आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसमें क्या था मेन काम, इसमें मेन काम क्या किया, इसमें इम्पोर्टेंट वर्क क्या था, कंट्रोल एंड रेगुलेट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक। फिर 1781 का जो एक्ट था इसमें क्या था, इसमें किया गया कि भाई जो इंडियन कल्चर है और रिलीजन है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी जब लॉ बनाए जाएंगे, और किसी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई इंडियन केस नहीं कर सकता। फिर अब अगला आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का जो मेन पार्ट था कि उसने क्या है, कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के दोनों अलग अलग कर दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया इसके अंदर, ठीक। उसके बाद आता है 1786 का जो एक्ट है ये, इसमें क्या है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको सुप्रीम पावर दे दी गई, वीटो पावर दे दी गई, ठीक। फिर इसके बाद आपका और जो इसमें जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट एक्ट है हमारा 1793, इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चार्टर्ड एक्ट बनाने चालू किए, ये 20-20 साल के इंटरवल में बनाने चालू किए इन्होंने। और इसमें इस वाले एक्ट में कहा गया पर्टिकुलरली 1793 में कि जो सैलरीज हैं, जो स्टाफ ब्रिटिशर्स का इंडिया में काम कर रहा है उनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस है वो इंडियन फंड से दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट एक्ट है आपका चार्टर्ड एक्ट 1813, इसमें क्या है, ब्रिटिश जो इंडिया कंपनी जो थी उसकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया और चाय का व्यापार करने की आज़ादी दी गई, और साथ ही साथ चाइना के साथ ट्रेड करने का अधिकार उनको कंटिन्यू रहा, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा 1833 का जो चार्टर्ड है, ये क्या था, ये आपका फाइनल स्टेप था किसकी तरफ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी सारी पावर सेंट्रलाइज कर दी जाए, ठीक है। और फिर जो आपका लास्ट एक्ट है चार्टर्ड एक्ट 1853 वाला, इसमें क्या था कि भाई मकौली ने, जो आपका मकौली थी, मिस्टर मकौली ने सिविल सर्विस को वापस से इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इन सभी एक्ट्स के, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्राउन रूल्स के बारे में, इन सभी एक्ट्स को 1 by 1 स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।